लाखों लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ कर्ज का बोझ। अगर आप भी कर्ज में हैं, रात रात भर नींद नहीं आती, लोन रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, फ़ोन पर धमकियां देते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी बातें जिसे सुनने के बाद आप कर्ज के जाल से आज़ाद हो सकते हैं और उन रिकवरी एजेंट से कैसे निपट सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पूरे के पूरे कानूनी हिसाब किताब के साथ मैं आपको भारत के कानूनों के हिसाब से वो सारे रास्ते बताऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होती है। हमारे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जब EMI चुकाना मुश्किल हो जाता है, तब शुरू होता है असली तनाव। आपकी सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा EMI में चला जाता है और ऊपर से रिकवरी एजेंट का दबाव। कर्ज का जाल ऐसा होता है कि आप एक बार लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और फिर तीसरा। इससे ब्याज का बोझ बढ़ता जाता है और आप फंसते चले जाते हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला कदम है अपनी स्थिति को बेटर करना, अपनी स्थिति को सुधारना। जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, जहाँ पर आप आज हैं, उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करना, उस स्थिति से, उस कंडीशन से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल जाना। तो इसके लिए आपको भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। अब वो बातें क्या हैं, क्या करें, मैं आपको बताऊंगा आज कुछ बातें। पहली बात है, कर्ज का हिसाब लगाएं। सारे लोन की लिस्ट बना लें, कितना बकाया है, ब्याज दर क्या है और कितनी EMI है। आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए और हर एक का आपके पास अलग अलग हिसाब होना चाहिए। रिकवरी एजेंट्स वो लोग हैं जिन्हें बैंक या NBFC हायर करते हैं ताकि वो डिफ़ॉल्टर से, उन लोगों से जो सही टाइम पर लोन नहीं भर पाते और उन लोगों से जो किसी वजह से भी अपनी EMI को सही टाइम पर नहीं चुका पाते, अब बकाया राशि वसूल करें। लेकिन कई बार ये एजेंट्स हद पार कर देते हैं। धमकियाँ देना, घर पर आना, रिश्तेदारों को फ़ोन करना या आपकी निजी जानकारी लीक करने की धमकी देना, ये सब गैर कानूनी है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी गाइडलाइंस में नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए कुछ सख्त नियम भी बनाए हैं। अगर आपको ये नियम पता है तो आप इस नियमों का पालन करके काफ़ी सारी चीज़ों को अपने लिए आसान बना सकते हैं। अब बात करते हैं वो नियम क्या कहती है RBI की गाइडलाइंस। रिकवरी एजेंट आपको सुबह 8 बजे से पहले, ध्यान से सुनिए, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बीच में, यानी 8 से 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। अगर वो इससे बाहर या इससे पहले कॉल करते हैं, जैसे आपको 6 बजे कॉल करते हैं, 5 बजे कॉल करते हैं, सुबह 7 बजे कॉल करते हैं, 7:30 बजे कॉल करते हैं या रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कॉल करते हैं, तो ये हर तरह से गैरकानूनी और अनलॉफुल है। इसके लिए आप जो भी आपको परेशान करता है, कॉल करता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट्स आपके साथ में किसी भी तरह की गाली गलौज, धमकी या कोई हिंसा या मारपीट करते हैं, तो इसकी अनुमति RBI ने किसी भी हालत में नहीं दी है। ये गैरकानूनी है और आप इसके लिए उस रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तीसरी बात है निजता का अधिकार। आपके लोन की जानकारी को सार्वजनिक करना, यानी आपके लोन लिया है, आप नहीं भर पा रहे हैं, आपके एजेंट्स आके आपके घर के चारों तरफ आपके लोगों को, आपके यार दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपकी गली मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में या कहीं भी किसी तरह से अगर बताते हैं, उस लोन की इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, तो ये कहीं से भी RBI की गाइडलाइंस में नहीं है। ये गैरकानूनी है और ये निजता का उल्लंघन है और इसके लिए आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात है पहचान पत्र। अगर कोई एजेंट आपके घर पे आता है तो आप उसका आई कार्ड और बैंक का ऑथराइजेशन लेटर ज़रूर चेक करें। अगर बैंक ने उसको भेजा है, अगर बैंक ने ही उसको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया है, तो बैंक अपने हर एक काम के लिए ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल अप्रूवल देता है। और अगर आपके सामने, आपके घर पर कोई भी आता है, आप उससे बैंक का ऑथराइजेशन लेटर मांगें, वो चेक करें उसके पास है या नहीं है। अगर वो उसके पास नहीं है तो आप इसके खिलाफ बैंक में, RBI में या फिर इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। पांचवा है शिकायत का हक।
शिकायत का अधिकार। अगर एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार करता है, अगर वो आपको गाली गलौज करता है, धमकी देता है, किसी तरह से भी फोर्सफुली आपको दबाने की कोशिश करता है, तो आप बैंक, आरबीआई या पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। और इस बात के लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस में सख्ती के साथ लिखा है। अब बात आती है कि रिकवरी एजेंट्स से कैसे निपटा जाए, इनसे कैसे बात की जाए, ऐसा क्या बोला जाए या सुना जाए जिससे जो मामला गंभीर नहीं है। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट से कैसे निपटे। अगर वो आपके घर पर आ चुके हैं, अगर वो बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे जो मामला है वो शांत रहे और आप किसी भी तरह के पछड़े लफड़े में पड़ने से बच जाएं। पहली बात है कि शांत रहें। अगर आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, आप अच्छा सोच पाते हैं। किसी भी तरह की गुस्से में बहस ना करें। जब आप गुस्सा करते हैं तो यकीन मानिए दूसरा भी गुस्सा कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि आपने लोन लिया है और ये आपको वापस करना ही है। किसी वजह से भी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अपनी स्थिति को, अपनी कंडीशन को अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा में, शांति के साथ उनके सामने रखें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। दूसरी बात है, सबूत इकट्ठा कर लें। अगर वो आपके सामने आते हैं, आपके घर पे आते हैं, या फिर आपको कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, ईमेल करके किसी भी तरह से धमकी देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, फोर्सफुली आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं या आपका मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, तो इन सबूतों को, इन फ़ोन कॉल्स को, इन चैट्स को, ईमेल्स को आप अपने पास बिल्कुल सहेज कर रखें। इनको कभी भी डिलीट ना करें। और ये मैसेज जो भी है, ये कॉल्स जो भी हैं, जो रिकॉर्डिंग आपने की हुई है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, या सामने अगर कोई आया हुआ है और उसका आपने वीडियो बना लिया है, तो ये आपके कानूनी अधिकार में है कि वो इंसान आपसे अच्छे से बात करेगा, अच्छी तरह पेश आएगा और किसी भी तरह से आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है और आपके पास पूरा का सबूत है, तो आप इसके खिलाफ आरबीआई, पुलिस लीगल एक्शन ले सकते हैं। कोर्ट से इसके खिलाफ आप एफआईआर करवा सकते हैं। इसके बाद आती है कि और ऐसा क्या करें। भाई सीधी बात है, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक से पहले बात करें। अगर एजेंट परेशान कर रहा है तो बैंक के नोडल ऑफिसर को लिखित शिकायत आप दे सकते हैं। हर एक बैंक का अपना नोडल ऑफिसर होता है और उसका काम होता है कस्टमर से आने वाली किसी भी क्वेरीज का, किसी भी शिकायत का निवारण करना, उसको सुनना, उसको सॉल्व करना। और आरबीआई के नियमों के तहत, आरबीआई ने जो नियम बनाए हैं उसके तहत बैंक को आपकी शिकायत का समाधान करना ही होगा। अगर आप बैंक में जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताते हैं, तो जो भी बैंक से बेस्ट पॉसिबल होगा बैंक को उसे करना ही होगा। बैंक आपको आपके हाल पर ऐसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आरबीआई ने कहा है बैंक को आपकी शिकायत का समाधान हर हाल में करना होगा। देखिए, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत तकलीफ में है, बार बार आपको हरेसमेंट हो रहा है, तो आप जितना हो सके जल्दी पुलिस में इसकी शिकायत करें। अगर एजेंट धमकी देता है, मारपीट करता है, तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और बैंक और उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से एक सुझाव देना मांगूंगा। सुझाव ये है, हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें या चेक से पेमेंट करें और रसीद ज़रूर ले लें। भाई बिना रसीद के कोई भी काम आपको साबित नहीं होने देगा। आपने पैसा दिया है ये साबित नहीं होगा, आपने पेमेंट की है ये साबित नहीं होगा तब तक जब तक आपके पास इनवॉइस या उसकी पेमेंट रिसिप्ट नहीं होगी। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं कोशिश करें ऑनलाइन ही पेमेंट करें। अगर आपको बाई चांस कैश पेमेंट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल आपको इनवॉइस लेनी है, आपको उसका सर्टिफिकेट लेना है। बिना ड्यू सर्टिफिकेट के अगर आपने सारा पैसा दे दिया तो भी आपका 1 रुपया कम नहीं होगा, आपका 1 भी रुपये का लोन आपके सर से नहीं हटेगा। जो रातें आपने पहले भी जाग के रोते रोते काटी हैं, आगे भी आपको ऐसा ही करना पड़ जाएगा। क्योंकि जब आपके पास कोई रिसिप्ट ही नहीं है, जब आपने कोई रसीद ही नहीं ली, जब आपके पास पेमेंट का कोई सबूत ही नहीं है, तो आप कैसे साबित करेंगे आपने पेमेंट किया है। बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट किसी भी हाल में लेना ना भूलें। ध्यान से सुने, बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट किसी भी हाल में लेना ना भूलें अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो। हमारे भारत में लोन रिकवरी एजेंट्स या बैंक या डिफ़ॉल्ट लोन्स का
यानी कि अगर आपने लोन लिया है किसी तरह से, किसी मजबूरी में, किसी बीमारी में या जॉब लॉस होने के बाद आप लोन को नहीं रिपे कर पाए हैं, लोन को नहीं भर पाए हैं, तो लीगल सॉल्यूशंस इन इंडिया यानी भारत में इसके कानूनी कोई सॉल्यूशन या सुझाव या फिर आपको बचाने के तरीके क्या हैं? भारत के कानून आपको कर्ज और रिकवरी एजेंट से बचाने के लिए कई रास्ते देते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, उनकी बात करते हैं। पहला रास्ता है सरफाइसी एक्ट 2002। अगर आप लोन चुकाने में डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर आप लोन टाइम पर नहीं चुका पाते हैं, किसी मजबूरी में, किसी बीमारी की वजह से, जॉब लॉस होने की वजह से या और किसी वजह से अगर आप लोन की किस्तें नहीं भर पाते हैं, लोन का पैसा डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो बैंक सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत आपकी गिरवी रखी संपत्ति, जैसे आपकी गाड़ी या आपकी कोई भी कार है, उसको जब्त कर सकता है। लेकिन इसके लिए बैंक को आपको 60 दिन का नोटिस देना होता है। अगर बैंक ने आपको 60 दिन का नोटिस नहीं दिया है तो बैंक ये भी नहीं कर पाएगा। बैंक पहले आपको 60 दिन का नोटिस देगा और इस दौरान अगर आप जवाब दे सकते हैं, आप लोन चुकाने की कोई भी आपकी स्कीम है, आपके पास कोई सुझाव है, आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन है, तो उसको लेकर आप बैंक में दे सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं। इन केस अगर आप जवाब नहीं देते तो बैंक संपत्ति की नीलामी कर सकता है, उसको बेच सकता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया भी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, इसमें कोई भी किसी तरह की छुपी हुई शर्त या नियम नहीं होंगे। डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT। अगर आपको लगता है बैंक ने गलती से आपकी संपत्ति जब्त कर ली है, बैंक ने किसी गलती से आपकी कोई प्रॉपर्टी अपने पास रख ली है, तो आप डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT में अपील कर सकते हैं। DRT जो है वो भारत में लोन से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट है और हर एक सिटी में, हर एक स्टेट के अंदर DRT कोर्ट होती है, ताकि वहाँ के जो निवासी हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी डेबिट को लेके, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो DRT है उस कोर्ट में जा सकते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट IBC। अगर आप पूरी तरह से कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं, यानी आपकी फाइनेंशियल हालत ऐसी है कि आप दे ही नहीं सकते, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास अपने बच्चे की फीस के लिए पैसा नहीं है, आपके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे हालात में, इन कंडीशंस में IBC के तहत आप व्यक्तिगत दिवालियापन यानी पर्सनल इंसॉल्वेंसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको इंसॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि आपकी हालत ऐसी है ही नहीं कि आप किसी भी हालत में अपने पेमेंट को कर सकें। आप दिवालिया हो चुके हैं, आपके पास सिवाय अपने शरीर को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल चीज़ है, आसानी से नहीं होती, और इसके लिए आप अगर चाहें अपने आप से चले जाएं तो ऐसा नहीं होगा। आपको एक होशियार वकील की मदद लेनी ही होगी। बिना किसी वकील की मदद लिए आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। क्रिमिनल लॉस। अगर रिकवरी एजेंट आपको धमकाता है या कोई धोखाधड़ी करता है, तो आप भारतीय न्याय संहिता जो अभी हाल ही में लागू हुई है यानी BNS की धारा 316 आपराधिक विश्वासघात या धारा 318 धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिकवरी एजेंट जो गुंडागर्दी करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको किसी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक नागरिक के अधिकार होते हैं कि वो सुखी और शांति के साथ जीवन के अधिकार को रखता है, उसको देना होगा। आप किसी भी तरह से किसी भी नागरिक को जानबूझकर परेशान, हरेस या उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको समझना होगा, कोई भी भारतीय किसी भी तरह से लोन लेता है तो वो तब लेता है जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही हो और कहीं और से यानी उसके नॉन कॉन्टैक्ट में से किसी तरह का इंतज़ाम ना हो रहा हो। ऐसे में मेरा मानना ये है कि 99% भारतीय जो हैं वो लोन के अमाउंट को, लोन की किस्त को टाइम पर चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इन केस किसी वजह से, बीमारी से या जॉब के चले जाने से या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है,
उनमें से किसी से अगर आप नहीं दे पाते, नहीं भर पाते, टाइम पर नहीं चुका पाते और आपके खिलाफ बदतमीजी होती है, गुंडागर्दी होती है, मारपीट होती है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि ऐसे एजेंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसके खिलाफ सीधे FIR करवा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट, अगर बैंक या NBFC ने आपको गलत तरीके से परेशान किया है, जैसे छिपे हुए कोई चार्जेस लगा दिए हैं, अलग से इंटरेस्ट लगा दिए हैं, आपको पता नहीं चलता जो आपका लोन था वो 25 से कब बढ़कर 75,000 हो जाता है, तो ऐसे में आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है कि क्या ना करें, क्योंकि आपने पैसा लिया है और आपको वो भरना ही है। ये आपकी मजबूरी है कि आप पैसे को नहीं भर पा रहे, तो ऐसे में कुछ बातें हैं जो आपको भी नहीं करनी है। रिकवरी एजेंट को किसी भी हालत में नकद पेमेंट ना करें। जब भी पेमेंट करें आप उसकी रसीद लें। जब भी पेमेंट करें आप ऑनलाइन पेमेंट करें या बैंक में जाके डायरेक्ट जमा कर सकते हैं, तो बैंक भी आपको वहाँ की रिसिप्ट देता है, आपकी रसीद मिलती है आपको, जिससे आप साबित कर सकते हैं कि आपने पैसा दिया है। कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके सामने अगर लाया जाता है, रिकवरी एजेंट या बैंक का कोई भी ऑफिशियल आपके सामने कोई भी कानूनी पेपर, कोई बैंक का पेपर या अपनी तरफ से कोई पेपर ला के रख देता है और आपसे बोलता है इस पर साइन करो, तो भाई पहली बात यह है कि सीधी बात, बिना पढ़े आपको साइन करना ही नहीं है। बिना पढ़े आपको उस पर अपना पेन नहीं रखना है। पहले पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप साइन किया जा सकता है, तो आपको उस पर तब साइन करना है। कानूनी नोटिस अगर आपके घर पर कोई आता है, आपकी दुकान पर आता है या आपको कानूनी नोटिस भेजा जाता है, तो इसका जवाब देना ज़रूरी बनता है बॉस। अगर आपने कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया तो फिर ये कोर्ट को भी लगेगा आप जानबूझकर पैसा देना ही नहीं चाहते, आप बेईमान हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप पैसा देना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, किसी मुसीबत में पड़कर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना होगा, कोर्ट को समझाना होगा, बताना होगा, अपनी कंडीशन उनके सामने रखी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की न्याय व्यवस्था हमारे पक्ष में ही इसका फैसला देती है। जो नागरिक हैं, जो दर्दों में हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, हमारी न्याय व्यवस्था आज भी उनके पक्ष में खड़ी होती है। आप कानूनी नोटिस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिकम डेबिट फ्री, यानी कि कर्ज से आज़ादी के कुछ ऐसे तरीके जो सच में आपको कर्ज से आज़ाद करेंगे, आपकी ज़िंदगी को आज़ाद करेंगे, आपके परिवार की उन ज़रूरतों को जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन इस कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, आप कर नहीं पाते हैं। अपने छोटे छोटे सपने मार देते हैं, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को आपने दबा रखा है, क्योंकि वो पैसा जो आप खर्च करना चाहते थे अपने बच्चे के ऊपर, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने भाई के ऊपर, अपने ऊपर, वो जाता है EMI और किश्तों में। देखिए, अब बात सीधी करते हैं कि आप कर्ज से पूरी तरह आज़ाद कैसे हो सकते हैं। ये आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो आपके लिए वो सारी बातें धीरे धीरे करके होने लगेंगी और आप इसको देखेंगे। क्योंकि अगर आपने कोशिश की तो आप जल्दी ही इस कर्ज के बोझ से बाहर आ सकते हैं। आप बैंक जाएं और बैंक से बात करें। अगर EMI चुकाना मुश्किल हो रहा है, आपके सामने ऐसी कंडीशन आ खड़ी हुई है, आप चाहकर भी पैसा नहीं दे पा रहे, आपके पास इतनी इनकम या सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास इतनी आय नहीं आ रही है, तो आप बैंक जाकर उनसे अपनी मुश्किलों की बात कर सकते हैं, अपनी तकलीफ़ों को बता सकते हैं। लिखित में आप उन चीज़ों को उनके सामने रख सकते हैं कि किस वजह से आप ऐसा नहीं कर पाए, ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या बीमारी रही, ऐसी और कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाए। लोन रीस्ट्रक्चरिंग यानी लोन का फिर से पुनर्गठित करना या फिर वन टाइम सेटलमेंट, आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर लोन रीस्ट्रक्चर होता है तो कुछ इंटरेस्ट बैंक आपसे ले सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपको जो लोन है वो आने वाले महीनों में
दोबारा से रीस्ट्रक्चर यानी फिर दोबारा से नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। जितने पेमेंट आपने की है वो तो आपने कर दी, लेकिन अगर कुछ महीनों का गैप लेकर आप पेमेंट करते हैं तो मुझे लगता है इन महीनों में 2 या 3 या 4 जितना बैंक आपको देता है उस महीनों में पैसे की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाकर आप धीरे धीरे बैंक को पैसा वापस कर सकते हैं। OTS में यानी कि वन टाइम सेटलमेंट में बैंक आपके बकाया लोन का कुछ हिस्सा माफ़ कर देता है। आपके बकाया लोन का जितना पैसा आपके ऊपर आ रहा है उसका 15%, 20%, 25% जितना बैंक चाहेगा उतना वो आपके लिए माफ़ कर सकता है। लेकिन बाकी जो इसकी राशि होगी, बाकी जो अमाउंट होगा, जितना बाकी पैसा बचा होगा वो आपको एक बार में ही चुकाना होगा। अगर आप चाहेंगे कि बैंक रीस्ट्रक्चर करे या फिर वन टाइम सेटलमेंट की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो एक बार में ही चुकाना होगा। पूरी राशि जो बकाया रह जाएगी डिस्काउंट के बाद आपको एक ही बार में देनी पड़ेगी। इस पर किसी तरह के आपको कोई भी बेनिफिट अलग से नहीं मिलेगा। देखिए, पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग या कोई छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसे आए आप कुछ पैसे इधर उधर से कमाने की कोशिश कर सकते हैं अपार्ट ऑफ द जॉब यू आर डूइंग नाउ। आप जो काम कर रहे हैं उससे हटकर 4 पैसे और भी किसी तरह से कमाने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि जितना पैसा आप अपने पास लेकर आएंगे आपकी लाइफ से ये कर्जे का बोझ उतनी ही जल्दी हट जाएगा या हटने लगेगा। डेबिट कंसोलिडेशन, अगर आपके कई लोन हैं, आपने टीवी का लोन ले रखा है, आपने गाड़ी का लोन ले रखा है या आपने और भी कई सारे लोन ले रखे हैं, तो डेबिट कंसोलिडेशन करें यानी एक नया लोन लें जिसमें सारे पुराने लोन कवर हो जाएं। इससे क्या होगा कि इससे जो आपका ब्याज है वो कम हो जाएगा। EMI जो होगी वो आपको मैनेज करने में आसानी होगी। अगर आपके ऊपर 10 लाख के अलग अलग लोन चल रहे हैं तो आप 10 लाख का एक लोन लेके इन सारे छोटे छोटे लोनों को ख़त्म करें, जिससे एक ही लोन रह जाएगा। एक ही बार ही आपको इसका इंटरेस्ट जाएगा और उसकी EMI भी उतनी या उससे कम होगी जो आप देते हैं। आपकी लाइफ से ये जो बोझ है धीरे धीरे हटने लग जाएगा। आप किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लें। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से आप बात करें, उनके पास जाएं और वो आपको इस कर्ज के दलदल से निकालने की कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर बता देंगे। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, कर्ज का तनाव आपकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। कर्ज के तनाव से आपका जो दिमागी संतुलन है वो भी खराब हो सकता है। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत रखें, अपनी सोच को मजबूत रखें। आप इसके लिए योग या मेडिटेशन या अपने दोस्त परिवारों से बात कर सकते हैं। अगर आप अकेले टाइम बिताना पसंद करते हैं तो उस आदत से हटकर परिवार में बैठें, क्योंकि परिवार के बीच में जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको सुकून मिलता है। और अपने बच्चों को, अपनी बीवी के चेहरे को देखकर, अपने भाई बहनों को देखकर, माँ बाप को देखकर आपको प्रेरणा मिलती है यार, आपको हिम्मत मिलती है कुछ करने की। और जब हिम्मत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी तो पक्का है आप कुछ करेंगे। और जब आप कुछ करेंगे बहुत जल्दी आप इस दलदल से, इस कर्ज के बोझ से बाहर निकल जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। कर्ज एक ऐसी अंधेरी सुरंग की तरह लग सकता है जिसमें यार आप घुसते तो हो लेकिन आपको पता नहीं होता दूसरा सिरा कहाँ पर है। बस चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, EMI पे EMI, EMI पे EMI। समझ ही नहीं आता कब ख़त्म होगा, समझ नहीं आता ये हटेगा कब, समझ नहीं आता ये ज़िंदगी जो फंसी हुई है वो आज़ाद कब होगी। लेकिन आज से ही छोटे छोटे कदम जो मैंने आपको बताए हैं उसको उठाएं यार, उसको लेना शुरू करें। अपने कर्ज का हिसाब किताब करें। रिकवरी एजेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपने कानूनी अधिकारों को, आपके राइट्स बनते हैं जो आपके पास सरकार ने, संविधान ने या भारतीय न्याय व्यवस्था ने जो राइट दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करें। भारत का कानून आपके साथ है और हम भी आपके साथ हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो काम का लगा हो, आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि हाँ भाई हमने इसमें जो बात की है वो वाकई दमदार है, तो अपने दोस्तों के साथ, जितने लोग हैं जो कर्ज के दलदल में आज फंसे हुए हैं, जिन्हें नींद नहीं आती, जो परेशान घूमते हैं,
और जो मारे मारे फिरते हैं इस चक्कर में कि उनका लोन या उनके रिकवरी एजेंट उनको जीने नहीं देते। तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई जो हमने बोला है वो सही है या नहीं है। और अगर आपने ये अप्लाई किया है, आप इसी बात को मानते हैं, तो ये सारी बातें ठीक हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपके हर एक कमेंट का पूरा उत्तर भी दूंगा। एक बात और है, अगर आपने कभी किसी रिकवरी एजेंट का सामना किया है, अगर आपने लोन लिया था, आप डिफ़ॉल्ट कर गए और आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई कि रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके खड़ा हो गया, रिकवरी एजेंट आपको गली में मिल गया या बाहर मिल गया या आपके घर के सामने आके कुछ कहने लगा, आप उससे कैसे निपटे? आपने ऐसी क्या बात उससे बोली या आपने उसको कैसे हैंडल किया है? ये वाली जो एक मोटिवेशन कहानी है, ये आप कमेंट में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो और भी लोग होंगे उनको बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी मदद मिलेगी और इससे उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो रियल में गारंटी के साथ ये कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर ये सिविल बढ़ेगा और सिविल के बढ़ने से आपके सामने फाइनेंशियल आज़ादी के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपने सिविल बढ़ा लिया तो समझिए बहुत सारा काम आपने अभी कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।